ये कहानी है नाई गब्बर और उसकी बीवी बसंती की। जब गब्बर का और उसकी बीवी का सामना हुआ था ब्रह्मा राक्षस से। गब्बर का घर गांव से बहुत दूर जंगल के पास था। वो एक नाई था, लोगों के बाल काटकर अपना गुजारा करता था। गब्बर होशियार तो था पर वो बहुत आलसी था। अरे वाह, सुबह सुबह सोने का मजा ही कुछ और है। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई। मर गई, मैं मर गई। 10 दिन से चिल्ला रही हूँ, छत ठीक कर दो, छत ठीक कर दो, पर यहाँ मेरी सुनता कौन है। मेरी कमर टूट गई है और ये आलसी यहाँ सो रहा है। अरे ये क्या, ये आलसी आदमी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं ले आया। पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। चाय लाओ बसंती, चाय लाओ। चाय चाहिए, ये लो। ठंडा है, बहुत ठंडा है। अरे डालना ही था तो गर्म पानी डालती ना, मेरा नहाना भी हो जाता। गर्म पानी चाहिए, यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। क्या सुबह सुबह किटकिट शुरू कर देता है तुम? आखिर क्या कमी है तुम्हें? घर है, मेरे जैसा वर है। वही तो गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ है? मेरे जैसा पति तुम्हें ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। पति कैसा पति जो नाय होकर खुद के बाल नहीं काट सकता है? ऐसा आलसी पति जिसका घर हर जगह से टूटा हुआ है, इसे तुम घर कहते हो। अरे क्यों टेंशन लेती हो? तुम बैठो घर में, अब मैं ही जाकर लोगों के बाल काटती हूँ। अरे रुको रुको, अगर तुम गई तो लोगों के बाल नहीं गर्दन ही काट दोगी। मैं जाता हूँ। ठीक है तो जाओ। घर में बसंती और बाहर ये सूरज चाचा, दोनों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। पेड़ महाराज, आपकी छाया में आराम करता हूँ। अरे दादा, देखा आपने? क्या? ओ देखो नीचे इंसान। अरे लगता है आज इस इंसान के मरने की बारी है। बेचारा इंसान। चलो कम से कम आज कोई जानवर तो नहीं मरेगा। अरे भागो भागो, लगता है वो आ गया। गब्बर पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहाँ ब्रह्मा राक्षस आता है। अरे बसंती हमारे सपने में आकर हंस रही है। ए उठ, चल उठ। पागल, डरा दिया ना मुझे। अच्छा नींद आया था। खाना खाना। खाना? क्या खाना? तू खाना। मैं खाना? हाँ तू खाना। कहाँ खाना? यहाँ खाना। कौन खाना खाना? मैं खाना खाना। कब खाना खाना? अभी खाना खाना। पर क्यों खाना खाना? ए चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हारे जैसे तुच्छ मानव को हम ब्रह्म राक्षस कलवा खाने वाला है। क्या? हाँ। अरे ये ब्रह्म राक्षस तो मुझे खा जाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे ब्रह्म राक्षस कलवा, हमने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। क्या? जब दूर दूर जंगल में शेर का बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे कहती है, सो जा बेटा, सो जा। ए उठ, हमारा डायलॉग सुन। वो कहती है, सो जा बेटा, वरना ब्रह्म राक्षस आ जाएगा। बहुत हुआ, मेरे साइज पर मत जाओ। मैंने भी बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस को चूहा बनाया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी है। हम हर रोज 50,000 वड़ा पाव खाता है। क्या? वड़ा पाव? ए तुच्छ मानो, तू हंसता क्यों है? हमने कोई जोक सुनाया क्या? तुम वड़ा पाव की क्या बात करते हो? मैंने तो 100 ब्रह्म राक्षस पकड़े हैं और अब तुम हो नंबर 101। मतलब? अपने ये कान साफ करो और ध्यान से सुनो। पड़ोस के राज्य के राजकुमार बहुत बीमार है और राजवैद्य ने कहा है
कि अगर उसे बचाना है तो 101 ब्रह्म राक्षस पकड़कर उनकी बलि देनी होगी। क्या? हमने 100 ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं पकड़ ली है और अब तुम। नहीं नहीं, बहुत हंस रहा था ना तुम, अब रोना शुरू करो। रेडी स्टेडी रो। रुको, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, तुम हमारी आत्मा को वहाँ कैसे पकड़ लिया? अरे ये तो सिर्फ शरीर है तुम्हारा, आत्मा यहाँ मेरे इस बैग के अंदर है। इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं चलता हूँ यहाँ से। रुको, पहले मेरी आत्मा तो दिखाओ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। गब्बर अपनी बैंक से शीशा निकालता है और ब्रह्म राक्षस कलवा को दिखाता है। कलवा जैसे ही शीशे में अपने आप को देखता है तो उसे लगता है कि वो उसकी आत्मा ही है। अरे नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरा मतलब राक्षस के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, वो राजा मुझे इस काम के लिए 100 सोने की मुद्राएं देने वाला है। रुको, मैं अभी आया। ब्रह्म राक्षस कलवा गायब होता है और 1000 सोने की मुद्राओं के साथ वापस आता है। अरे वाह, और तुम सुनो, तुम्हें जादू आता है ना? अब कौन आता है? तो चलो मेरे घर। तुम यही रुकना, अंदर एक खूंखार डायन है। क्या? हाँ। आ गए हाथ हिलाते हुए। हाय रे, मेरी किस्मत, मुझे भी यही पति मिलना था, मेरा गला काटने को। ब्रह्म राक्षस, ये है हमारा राक्षस, मतलब हमारी बीवी। हाय बेबी। तुम्हारी दीदी। माफी माफी, नमस्कार दीदी। डरना बंद करो और ये सामान अंदर रखो। अरे वाह, मछलियाँ, मिठाइयाँ और इतना सारा सोना। आज के बाद रोज पार्टी होना। जाओ, जाकर खाना बनाओ। अरे इतना सामान ले आए हो, पर चूल्हे के लिए लकड़ियाँ नहीं ले आए। नहीं है तो अभी आ जाएगा। ब्रह्म राक्षस, जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। ना ना, मैं थक गया, नींद आई है। क्या कहा? जाता हूँ, अभी जाता हूँ। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारा आत्मा मेरे पास है। अरे वाह, आज मछली खाएंगे। ये बिल्ली, ये मछली तेरे लिए नहीं है। देखिए मालिक, मैं लकड़ियाँ ले आया। अब मैं जाऊँ क्या? हाँ जाओ। थैंक यू सरकार, थैंक यू। कैसा थैंक यू? ऊपर जाओ, घर का छत ठीक करो। क्या? जाते हो कि दिखाओ आत्मा? अरे अरे, जा रहा हूँ। कलवा, यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे धीरे बात करो। इस घर में एक बहुत खतरनाक आदमी रहता है जो ब्रह्म राक्षस का आत्मा पकड़ लेता है। क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, सच है। हमारा आत्मा उसने कैद किया है। डोंट वरी, मैं हूँ ना। संभाल के, वरना तुम भी। ब्रह्म राक्षस खिड़की से घर के अंदर देखता है तो बसंती को लगता है कि वो बिल्ली है और मछली चुराने आई है। अरे शैतान बिल्ली, तू फिर से आ गई। अभी तुझे दिखाती हूँ, ये ले। बसंती बिल्ली समझकर ब्रह्म राक्षस पर चाकू फेंककर मारती है और चाकू से ब्रह्म राक्षस की नाक कट जाती है। मर गया, मैं मर गया। नाक काट दी, मेरी नाक काट दी। मुझे तो इन्होंने शूर्पणखा ही बना दिया। मैंने कहा था ना, मत पंगा लो। अब भुगतो। अब कुछ और सेवा करूं सरकार? नहीं। तो मैं जाऊं सरकार? हाँ जाओ, यू आर फ्री। थैंक यू सरकार, थैंक यू। सरकार, हमारा आत्मा तो छोड़ो। अरे हाँ हाँ। गब्बर शीशा निकालता है और ब्रह्म राक्षस को शीशे की पीछे वाली बाजू दिखाता है तो ब्रह्म राक्षस को लगता है कि उसकी आत्मा आजाद हो गई। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया, मैं तो चला यहाँ से।
अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि आज मैंने सीखा कि मुसीबत का हंस के ही सामना करना चाहिए। एक कहानी है गब्बर की, उसके लालच की और गरीब कलवा की। कैसे गब्बर के पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वो हमेशा दुखी रहता था। कैसे उसका लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 105, 106, 107। हाँ, हमारे पास थोड़ी और जगह है, थोड़ा और फिर तो मजा ही आ जाएगा। जी हाँ सरदार। सांभा, तुम लिख रहे हो ना? सरदार, मैं इस स्मार्टफोन में टाइप कर रहा हूँ। मुझे सब समझ नहीं आता, बस मुझे सब चीज का हिसाब मिलना चाहिए। जी हाँ सरदार। चलो अब आगे। गब्बर रोज की तरह ही अपने दिनचर्या में लगा होता है। कैसे अपनी जमीन को, अपने पैसों को और बढ़ाया जाए। फिसल गया, कमर टूटी, कमर टूटी। 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4। सांबा, वहाँ लेट के क्या कर रहा है? सरदार, यहाँ से सब साफ दिख रहा है। नारियल गिनने में आसानी होती है। क्या सच में? रुको, मैं भी आया वहाँ। 1, 2, 3, 4। क्या गिनने में आसानी होता है? खड़े रहकर भी 4 है और लेट कर भी 4 है। मुझे लगा लेट जाऊंगा तो 4 नारियल के 40 नारियल हो जाएंगे। क्या? कल मैंने नारियल गिने थे, कल 5 नारियल थे। एक नारियल यही कहीं गिरा होगा, अभी ढूंढता हूँ। कहाँ गया एक और नारियल? पता नहीं कहाँ होगा नारियल। मिल गया, मेरा नारियल मिल गया। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। नारियल गिनने के बाद गब्बर अपनी मुर्गियां और उनके अंडे गिनने जाता है। पता नहीं इन मुर्गियों को क्या हुआ है, पिछले 15 दिनों से दिन का सिर्फ 3 अंडे दे रही है। थोड़े और अंडे दे नहीं सकती क्या? क्या? सिर्फ 40 गाय है मेरे पास, सिर्फ 40। अगर और 10 गाय मिल जाएंगी तो दिन का पूरा 100 बाल्टी दूध आ जाएगा। लिख लो सांभा। ठीक है सरदार। सांभा, देखो उस कलवा को, उसके पास तो सिर्फ एक ही नारियल का पेड़ है और जमीन भी कितनी छोटी है। अरे वाह, क्या नारियल है, नाचो। पागल कहीं का, इतना गरीब है और हंस रहा है, शर्म भी नहीं आती। सरदार, ये भी लिखो क्या? सुअर के बच्चे, ये क्या कोई लिखने की चीज है? चल अंदर। ठीक है सरदार। सांभा, मैं सोच रहा था अगर हमें हमारा तबेला और बढ़ाना है और मुर्गियां लानी है, थोड़ा और चावल उगाना है, तो हमें थोड़ा और जमीन चाहिए होगा। ठीक है सरदार। मुझे कुछ करना होगा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। सरदार, अपने मोटे पेट को देखिए, अब और कितना बड़ा होना चाहते हैं आप? सुअर के बच्चे, बकवास बंद कर और चल बाहर। जी हाँ सरदार। गब्बर की हमेशा सिर्फ यही कोशिश रहती थी कि वो कैसे और ज्यादा अमीर हो सके, इसलिए वो हमेशा काम करता रहता है। कलवा का जमीन कैसा रहेगा सांबा, खरीद लो क्या? सरदार, ये कितनी छोटी जमीन है और इसमें तो सिर्फ एक ही नारियल का पेड़ है, इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। इस जमीन पर तो हम साल के 10 बोने भी चावल नहीं उगा सकते। हाँ, सही कहा सांभा, मूर्ख गरीब कलवा। अरे देखो सांबा, एक कलवा इतनी छोटी जमीन पर खेती कर रहा है, फिर भी पागलों के जैसे हंस रहा है। क्या? सांभा, शाम होने वाली है,
तुम घर चले जाओ, अब मैं भी घर जाता हूँ। जी हाँ सरदार। और हाँ, कल वक्त पर आना। हाँ, थोड़ा और काम जो करना है। बिल्कुल सही कहा। मैं चलता हूँ अब। बाप रे, नींद आ रही है, मैं तो आज बहुत थक गया। सरदार चले हिसाब किताब करने। सांभा, आज का हिसाब किताब तुम अकेले ही कर लेना, मुझे आज कुछ जरूरी काम है। अरे ये क्या, सरदार ने पहली बार मुझे अकेले हिसाब करने को कहा। सरदार की तबीयत तो ठीक है ना? गब्बर इस बात से परेशान था कि उसके पास इतना सारा पैसा है, फिर भी वो हमेशा दुखी रहता है। और कलवा इतना गरीब होने के बावजूद इतना खुश कैसे रहता है, ये जानने के लिए गब्बर फैसला करता है कि वो आज दिन भर कलवा की जासूसी करेगा और पता लगाएगा कि ऐसी कौन सी बात है जिससे कलवा और उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये इतना खुश कैसे रहता है। गब्बर दिन भर कलवा की जासूसी करता है। वो देखता है कि कलवा कभी खेत में काम करता है तो कभी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है, फिर उठकर काम करता है। गब्बर को उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे उसे उसकी खुशी का राज पता चले, इसलिए वो दुखी होकर फिर से घर वापस लौटता है। सरदार ये लीजिए, हिसाब देख लीजिए। रख लो, मैं बाद में देख लूंगा। तो मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। पता नहीं सरदार को क्या हुआ है। गब्बर रात को ठीक से सो नहीं पाता था, लेकिन कलवा रात को घोड़े बेचकर बड़े आराम से सोता था। चलिए सरदार, आज का काम शुरू करते हैं। हाँ, चलो सांभा। अरे ये क्या सरदार, आपने तो कल का हिसाब देखा ही नहीं। हाँ, नहीं देखा। सरदार आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो क्या कुछ खो गया है? नहीं कहा ना। तो सरदार क्या हुआ है? मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। तो ठीक से सुन, मेरे पास इतनी सारी जमीन है, इतना सारा नारियल का पेड़ है, इतनी सारी गाय है, इतना सारा पैसा है, फिर भी वो गरीब कलवा जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो मुझसे ज्यादा खुश कैसे है? दिन रात गाना गाता है, हमेशा हंसता रहता है। और मेरा क्या, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार कब मैंने गाना गुनगुनाया था और मैं कब हंसा था। सरदार बस इतना ही। इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। क्या आसान? अगर आप कहे तो बताओ सरदार। बताओ सांभा, जल्दी बताओ, क्या है इसका जवाब? सरदार गरीब किसान बिरादरी 99 का हिस्सा नहीं है। सांभा, पहली मत बुझा, साफ साफ बता। सरदार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बिरादरी 99 का हिस्सा होते हैं जैसे कि आप। क्या? और दूसरे जो इसके मेंबर नहीं होते हैं जैसे कि वो गरीब किसान। मतलब समझा नहीं सकता सरदार, आपको खुद समझना होगा। कैसे? आप एक काम कीजिए, सोने के 99 सिक्के एक थैली में रखकर चुपचाप वो थैली उस कलवा के घर के सामने रखिए। बस कुछ दिनों बाद ही आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सांभा, तुम्हें जवाब पता है तो मुझे बता देना। सरदार मैं बता दूंगा तो भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जवाब खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है। गब्बर कलवा के घर के सामने सोने के सिक्कों की थैली रखता है। कलवा जैसे ही सुबह वो सोने की थैली देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, सोने के सिक्के, अभी अंदर जाके गिनता हूँ कितने हैं। कलवा घर के कोने में जाकर सिक्के गिनना चालू करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99, 99 नहीं, मेरी गलती हुई होगी, फिर से गिनता हूँ।
कलवा फिर से सिक्के गिनता है। इस बार भी सिक्के 99 ही थे। लगता है एक सिक्का बाहर ही गिर गया, अभी जाकर देखता हूँ। कहाँ है सिक्का? कलवा सिक्का हर जगह ढूंढता है पर उसे सिक्का कहीं नहीं मिलता। इससे वो दुखी हो जाता है। ना वो अपने बच्चों के साथ खेलता है और ना ही खाना खाता है। ये सब गब्बर बड़े ध्यान से देख रहा था। ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को यही घर के अंदर खड्डा खोदकर छुपा देता हूँ। सिक्कों की वजह से गब्बर की तरह ही कलवा की भी नींद उड़ गई। उसे हर जगह सिक्के दिख रहे थे। एक बार तो वो रात को उठता है और खड्डा खोदकर देखता है कि कहीं सिक्के चोरी तो नहीं होवे। अरे लगता है सपना था, मैंने सपने में देखा मेरे सिक्के चोरी हो गए। अगले दिन से कलवा सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ काम करने में लगता है ताकि उसे एक और सिक्का मिल सके। वो गब्बर के खेत में जाकर भी मजूरी करने लगता है ताकि उसे एक और सिक्का मिल पाए। गब्बर ये सब बड़े गौर से देख रहा था और ये सब देखकर उसे अपना जवाब मिल जाता है। वो अगले ही दिन कलवा से मिलने जाता है और उसे सब बता देता है। और सोने के 99 सिक्के मैंने रखे थे, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। ये एक और थोड़ा और, इसका कोई अंत नहीं है। जो अपने पास है उसमें ही खुश रहने के बदले हम थोड़ा और के चक्कर में फंस जाते हैं और हंसना ही भूल जाते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए बेवजह ही तुम्हारी हंसी छीन ली। कलवा गब्बर की बातें सुनते ही हंसने लगता है। उसे भी सबक मिल जाता है। फिर गब्बर और कलवा अपने थोड़ा और वाले सोने के सिक्के गांव के स्कूल में दान कर देते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह वो अपना और अपने बेटे गब्बर का पेट पाल रही थी। कहने को तो गब्बर हट्टा कट्टा और जवान था, लेकिन वो मंद बुद्धि और मूर्ख था। बुढ़िया अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। जब काफी देर तक गब्बर नहीं लौटा तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। पता नहीं कहाँ चला गया मूर्ख गब्बर। खाने की भी चिंता नहीं रहती। 5 मिनट कह के न जाने कहाँ चला गया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा हमेशा की तरह कुछ पागलपंती कर रहा होगा। कोई इस घोड़े को हाथ नहीं लगाएगा, एक घोड़ा मेरा है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अरे ये पागल है क्या? घोड़ा समझकर गधे पर बैठा है। अरे वाह, गधे पर गधा बैठा है, पहली बार ऐसा देखा है। लड़कियां भी उसे मूर्ख बनाकर उससे अपना काम कराती थी। चिंता मत करो, मैं अकेला ही इस कुएं से सारा पानी निकाल कर तुम सबको दे दूंगा। हर कोई उसे मूर्ख बना लेता था। गब्बर की इन मूर्खताओं से बुढ़िया बहुत दुखी थी। एक दिन बुढ़िया की एक पड़ोसन ने उसे इसका हल सुझाया। उसने उसे गब्बर की शादी करने की सलाह दी। बुढ़िया ने अगले ही दिन गब्बर के लिए लड़की ढूंढनी चालू कर दी। देखिए, हम गरीब हैं, ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। मुझे दहेज नहीं, बहू चाहिए भाई साहब। बेवकूफ औरत, इस जमाने में दहेज नहीं ले रही। इसे क्या पता, मेरा बेटा महामूर्ख है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे थे। वो दिन भी आया जब गब्बर दुल्हा बना। अब ये घोड़ा मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो। गब्बर की मूर्खताएं शादी में भी कायम थीं। पता नहीं उसे क्या सूझा और वो अचानक शादी से भाग गया। फिर बड़ी मुश्किल से सबने गब्बर को पकड़कर वापस लाया। जंगल का शेर हूँ मैं, धोखे से पकड़ लिया, वरना हाथ नहीं आने वाला था। फिर बड़ी सावधानी से गब्बर की शादी कराई गई।
किसी तरह सब निपटा के गब्बर अपने गांव पहुंचा। बुढ़िया की भी किस्मत खुल गई, उसका काम हल्का हो गया। कुछ दिन बाद गब्बर की पत्नी अपने माता पिता से मिलने मायके चली गई। तुझे क्या हो गया रे? इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठा है? बीवी के मायके जाने से गब्बर उदास हो गया और उसकी माँ भी परेशान हो गई थी। तो उसने गब्बर से कहा कि तू कल ही ससुराल चला जा और बहू को वापस ले आ। मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता। अरे कल नहीं, मैं आज ही चला जाता हूँ। सुन बेटे, पहली बार ससुराल जा रहा है, वहाँ सारी दुनिया तुझ पे ना हंसे, इस बात का ध्यान रखना। कैसी बात है? पहली बात, सीधा ससुराल जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर मुड़कर भी मत देखना। एकदम सीधा जाऊंगा, इधर उधर देखूंगा भी नहीं। और ससुराल में ज्यादा नखरे मत करना और कम बोलना। अगर कोई केले का छिलका भी खाने के लिए दे तो वो भी चुपचाप खा लेना। गब्बर खुशी खुशी ससुराल के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर पड़ते ही जैसे गब्बर की अक्ल गायब हो गई। कुछ पता है तुम्हें? मैं ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी से मिलने। लगता है कोई पागल है। तभी गब्बर को अपने माँ की सिख याद आ गई। अरे माँ ने कहा था सीधा जाना, इधर उधर मत देखना। अरे इस सामने कौन है मेरे रास्ते में? कोई बात नहीं, माँ ने सीधा जाने को कहा है, मैं सीधा जाऊंगा, भले ही उससे टकरा ही क्यों ना जाऊं। अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता? मैं सीधा जाऊंगा, तू हट यहाँ से। मुझसे जबान लड़ाएगा? ये ले। कितना ही क्यों ना मार लो, मैं सीधा ही जाऊंगा। अरे ये तो अजीब बेवकूफ है। सीधा चलने के चक्कर में गब्बर पहाड़ पर चढ़ जाता है। इस पहाड़ को चीर दूंगा, लेकिन सीधा चलूंगा। फिर सीधे चलते चलते उसके रास्ते में एक नदी आ गई और वो पागल नदी में चला जाता है। ठंडा है, ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। नदी नाले पार करते हुए गब्बर आखिरकार अपने ससुराल पहुंच गया। अरे ये तो अपने जमाई है। गब्बर घर की ओर जा ही रहा था, तभी एक कुत्ता उसकी ओर लपका। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए जोर से भागा। आज लगता है ये मेरी जान लेके ही मानेगा। बेटा घबराना मत, हम आ रहे हैं। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा था, तभी दो लोग गब्बर को बचाने के लिए दौड़े और कुत्ते को भगाया। कुत्ते के चक्कर में गब्बर की ओर से सबका ध्यान हट गया। अरे वो लड़का कहाँ चला गया? मैंने उसे इसी पेड़ के नीचे देखा था। जान बची, जान बची, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे ओ रहा छोरा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कमाल है, सीधा पेड़ पर चढ़ गया। अरे मैं तुम लोगों को मेरी मदद करते हुए देख के ये सोच रहा था कि तुम लोगों के दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। ये मेरा जमाई है। लेकिन है बड़ा डरपोक। तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं कुत्ते से डरा नहीं था, डरने का नाटक कर रहा था। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। क्या परीक्षा? हाँ, मैं देखना चाहता था कि ससुराल वाले मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं या नहीं। कितना बहादुर है मेरा दामाद। मैं तो बेकार में ही इसे पागल समझ रहा था। और फिर गब्बर बड़े अकड़ते हुए अपने ससुराल पहुंचा।